अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़्ज़ाक और चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस की डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। इसमें हम करंट फ्लो का मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। सो डिटेल डिस्कशन के लिए अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स वो डिवाइसेस हैं जिनकी वजह से पुराने वक्तों में बहुत बड़े साइज के टीवीज और कंप्यूटर्स श्रिंक होके अब इस कदर सोफिस्टिकेटेड और कॉम्पैक्ट हो चुके हैं कि हमारी पॉकेट में मोबाइल फोन्स की तरह समा सकते हैं। सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर वर्ड को एक्सप्लेन कर देते हैं। ट्रांजिस्टर वर्ड जो है वो दो अल्फाज से मिलकर बना है, ट्रांसफर और रेजिस्टेंस। दैट मीन्स हम दो टर्मिनल्स के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी वजह से उन दोनों में फ्लो करने वाला करंट कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। इसमें क्या होता है, सबसे पहले सिलिकॉन या जर्मेनियम की क्रिस्टल होती है जिसमें डोपिंग करके 3 रीजन्स बनाए जाते हैं। या तो दो एन रीजन्स के दरमियान में एक पी रीजन डोप्ड होता है या फिर दो पी रीजन्स के दरमियान में एक एन रीजन डोप किया जाता है। तो दो टाइप के ट्रांजिस्टर्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो एन पी एन रीजन्स हैं ये अलग-अलग मैन्युफैक्चर करके आपस में जोड़े नहीं जाते बल्कि एक ही क्रिस्टल के ऊपर डेवलप कर दिया जाता है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे इस तरीके से एक क्रिस्टल ड्रॉ कर ली जाए तो इस क्रिस्टल में इस तरह से 3 रीजन बनेंगे। एक रीजन होगा एन, दूसरा पी और तीसरा एन रीजन होगा। और पीएनपी के लिए क्या किया जाएगा, इस तरह से एक पी रीजन, फिर एन रीजन और फिर पी रीजन को ग्रो किया जाएगा। इन दोनों ही ट्रांजिस्टर्स के अंदर एक रीजन इमिटर कहलाता है, दूसरा रीजन बेस कहलाता है और थर्ड रीजन कलेक्टर कहलाता है। सो इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। अगर हम इनके सर्किट सिंबल्स की बात करें तो सर्किट सिंबल्स इनके किस तरह से बनेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करें, फिर यहाँ पे इसके दरमियान से कनेक्शन निकालें। ये लाइन बेस को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद इस तरीके से हमने कनेक्शंस बनाने हैं। यहाँ पे इसमें एक लाइन के साथ आप एरोहेड लगाएंगे, वो एरोहेड वाली लाइन इमिटर को रिप्रेजेंट करेगी और बगैर एरो के जो लाइन है वो कलेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। सो यहाँ पे ये जो एरो की डायरेक्शन है ये कन्वेंशनल करंट फ्लो को रिप्रेजेंट करती है। तो ये पहली हमने एनपीएन टाइप ड्रॉ कर ली। अब हम पीएनपी ड्रॉ कर लेते हैं। उसका सिंबल क्या है, इस तरीके से ये रीजन है पीएनपी ट्रांजिस्टर का पी रीजन और ये है इमिटर और दूसरी साइड वाला है कलेक्टर। अब अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें डोपिंग लेवल का, तो डोपिंग लेवल कुछ इस तरह से किया जाता है कि सबसे ज़्यादा डोपिंग इमिटर में होती है, उससे कम डोपिंग कलेक्टर में और सबसे ही कम डोपिंग बेस में की जाती है। इसके साथ साथ अगर हम साइज कंपैरिजन कर लें तो सबसे जो लार्ज साइज है वो कलेक्टर का होता है, उससे छोटा साइज इमिटर का होता है और बेस रीजन सबसे थिन होती है। और बेस रीजन का जो ऑर्डर है ना वो तकरीबन 1 माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होता है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आप जो नए सिस्टम्स आ रहे हैं, नए कंप्यूटर प्रोसेसर्स और ग्राफिक प्रोसेसर्स, उनमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो डाउन टू 10 नैनोमीटर या हो सकता है इससे भी कम साइज के जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो यूज़ किए जाएँ। तो आप कंपैरिजन के लिए ये देख सकते हैं कि आपकी बुक का जो पेज है उसकी जो थिकनेस है वो 5000 नैनोमीटर होती है। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि 10 नैनोमीटर उससे किस कदर छोटा साइज है और इस कदर छोटे साइज के ट्रांजिस्टर्स बनाए जा रहे हैं। एक साइंटिस्ट है जिसके नाम के ऊपर एक लॉ मशहूर है। इस लॉ का नाम है मूर्स लॉ। मूर्स लॉ के मुताबिक अगर आप किसी कंप्यूटर चिप के ऊपर, लेट्स से इस तरह से कोई चिप मौजूद है, इसके ऊपर आप ट्रांजिस्टर्स ड्रॉ कर रहे हो, इस तरह से बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स मौजूद हैं इस चिप के ऊपर। तो ये जो ट्रांजिस्टर्स है, इन ट्रांजिस्टर्स का जो नंबर है
वो डबल हो जाता है हर कितने अरसे में, 2 ईयर्स में। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी इस कदर तरक्की कर जाती है कि ट्रांजिस्टर्स के साइज छोटे से छोटे होते चले जाते हैं और हर 2 साल में एक चिप के ऊपर जितने ट्रांजिस्टर्स फिट किए जा सकते हैं उनकी तादाद डबल हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर ये 2020 में 10,000 ट्रांजिस्टर्स फिट किए जा सकते थे तो 2022 में इसके अंदर 20,000 ट्रांजिस्टर्स फिट किए जा सकते हैं और इसी तरीके से 2024 में इसी साइज की चिप के ऊपर फिटेड ट्रांजिस्टर्स की तादाद 40,000 हो जाएगी। दैट मीन्स हर 2 साल में ट्रांजिस्टर्स की तादाद किसी चिप के ऊपर डबल हो जाती है। अब अगर हम आते हैं ट्रांजिस्टर्स की तरफ तो ट्रांजिस्टर्स में रिस्पॉन्स टाइम कितना होता है, ये होता है नैनो सेकंड्स में। इसलिए आजकल के जो मॉनिटर्स और टीवी हैं वो स्विच ऑन करते ही फुल ब्राइटनेस के साथ डिस्प्ले दे सकते हैं। अब हम जरा इसकी बाइसिंग रिक्वायरमेंट पे आते हैं कि ट्रांजिस्टर को हमने किस तरह से वर्क करवाना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाइसिंग रिक्वायरमेंट। बाइसिंग रिक्वायरमेंट किसी भी ट्रांजिस्टर की ऐसी है कि जो इसका इमीटर बेस जंक्शन है ये हमेशा क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बाइस्ड होना चाहिए। और जो इसका कलेक्टर बेस जंक्शन है इसको क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए रिवर्स बाइस्ड। अगर आप इन दोनों कंडीशंस में से किसी एक को भी फॉलो नहीं करेंगे तो ट्रांजिस्टर करंट कंट्रोल डिवाइस की तरह काम नहीं करेगा। हो सकता है कि उसके 2 टर्मिनल्स फॉर एग्जांपल इमिटर बेस किसी डायोड की तरह काम कर रहे हों या फिर कलेक्टर बेस जो जंक्शन है वो एक डायोड की तरह काम कर रहा हो, लेकिन अगर तीनों रीजन्स को मिला के आपने कोई करंट कंट्रोलिंग फंक्शन हासिल करना है तो उसके लिए आपको ये बाइसिंग रिक्वायरमेंट फॉलो करना पड़ेगी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशंस कौन कौन सी होती हैं। ट्रांजिस्टर 3 तरह से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। पहली है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ये यूजुअली करंट को एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। और नेक्स्ट है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन और ये पावर एम्पलीफिकेशन के लिए यूजुअली इस्तेमाल होती है। और फिर आती है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और ये वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर लेते हैं और उसके बाद पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। लेट्स से ये है एक ट्रांजिस्टर जिसकी ये बेस है, ये है इमीटर और यहाँ पे इस तरफ मौजूद है कलेक्टर। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हम एक ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लेते हैं कि ये पॉइंट बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लाइन इमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है और जो ये वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कलेक्टर को। और एरो इन दोनों केसेस में क्या बता रहा है, एरो बता रहा है कन्वेंशनल करंट के फ्लो की डायरेक्शन को। अब हम जरा इनकी बाइसिंग कर देते हैं। सबसे पहले कनेक्शन बना लेते हैं। हम ये बात जानते हैं कि किसी भी वर्किंग डिवाइस के 2 इनपुट टर्मिनल्स और 2 ही आउटपुट टर्मिनल्स होना लाजमी होते हैं, लेकिन चूंकि इस केस में हमारे ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स हैं तो इसलिए किसी न किसी एक टर्मिनल को कॉमन करना पड़ता है और फिलहाल हम यहाँ पे बेस को कॉमन कर रहे हैं जो कि इनपुट के ऊपर भी और आउटपुट के ऊपर भी कनेक्टेड होगी। अब हम यहाँ पे सबसे पहले रेजिस्टेंस कनेक्टेड शो कर देते हैं। अब जरा बाइसिंग
रिक्वायरमेंट्स का ख्याल कीजिएगा, इमिटर बेस जंक्शन होना चाहिए फॉरवर्ड बायस, और यहाँ पे इमिटर जो है वो एन टाइप, बेस पी टाइप और कलेक्टर जो है वो एन टाइप है। सो इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है तो एन टाइप साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और पी टाइप साइड दैट मीन्स बेस को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा। सो इस तरीके से यहाँ पे अगर इस तरह से बैटरी कनेक्ट कर दी जाए, इसका पोटेंशियल चेंज भी किया जा सकता हो, तो ये इनपुट बैटरी कहलाती है और इसका सिंबल है VBB दैट मीन्स बेस बाइसिंग पोटेंशियल। और इसी तरीके से चूंकि ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बेस की तरफ जाने वाले सर्किट में, इसलिए इस रेजिस्टेंस को हम RB का नाम देते हैं। जबकि दूसरी साइड की जो रेजिस्टेंस है वो है RC, वो कलेक्टर रेजिस्टेंस है, और इसके अलावा जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि उससे रिवर्स बायस होना चाहिए, इसलिए एन टाइप साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और पी टाइप साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, और इस बैटरी को VCC का सिंबल असाइन किया जाता है दैट मीन्स करंट कलेक्टर पोटेंशियल। और इस करंट कलेक्टर बैटरी का जो पोटेंशियल है वो VBB की निस्बत ज़्यादा होता है। वजह क्या है? क्योंकि इसने रिवर्स बायस टर्मिनल के अक्रॉस करंट को कलेक्ट करना होता है। अब इसी तरीके से PNP टाइप की साइड पे आ जाइए, तो यहाँ पे ये जो रीजन है ये है PNP रीजन इस तरीके से। तो इसका मतलब है हमने P साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है और ये बन जाएगी बेस बायसिंग बैटरी। और कलेक्टर बेस जंक्शन चूंकि रिवर्स बायस होना है इसलिए P टाइप साइड के साथ बैटरी का नेगेटिव और N टाइप साइड के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो जाएगा, और इधर भी इन रेजिस्टेंसेस को हम RB और RC का सिंबल असाइन कर देते हैं। अब होगा क्या? अब होगा करंट फ्लो। करंट फ्लो किस तरफ होगा कि यहाँ पे एरो चूंकि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बता रहा है, इसलिए ये है इमिटर करंट, और इस तरफ होगा बेस करंट, और इस डायरेक्शन में होगा कलेक्टर करंट। और ये जो इमिटर करंट है ये बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के इक्वल होगा। और यहां पे देखा जाए तो ये होगा इमिटर करंट, ये होगा बेस करंट और ये होगा कलेक्टर करंट, और अभी भी यही कंडीशन अप्लाई रहेगी। NPN और PNP ट्रांजिस्टर सेम एक ही काम करते हैं, बस इसमें जो करंट फ्लो है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। जाहिर बात है बैटरी की पोलैरिटीज हमने रिवर्स की हुई हैं। और अगर हम यहाँ पे बताना चाहें इलेक्ट्रॉनिक करंट की फ्लो की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट यहाँ पे इस लूप में इस तरह फ्लो कर रहा है, और इस लूप में जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सेम वैसे ही यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन बताई जाए तो वो इस डायरेक्शन में है इस लूप के अंदर, और यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर मौजूद है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन एन NPN ट्रांजिस्टर। PNP भी सेम यही काम करता है, बस हमने NPN क्यों यूज किया है? इसलिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रिप्रेजेंट करना आसान है। लेट्स से हम कोई इस किस्म का ट्रांजिस्टर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें इस तरीके से रीजन्स डिवाइडेड हैं। ये रीजन है इमीटर, ये है बेस और ये है कलेक्टर। अब जो इमिटर रीजन है वो डोप किया गया है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ, इसलिए वो एन रीजन कहलाता है। कलेक्टर भी एन रीजन है, और जो बेस है वो पी रीजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डोपिंग की गई है। ये डोपिंग लेवल तमाम रीजन्स की निस्बत इमिटर में हाईएस्ट होता है। उसके बाद कलेक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स की डोपिंग की गई है वो निस्बतन कम होती है, और सबसे कम डोपिंग लेवल कहाँ पे होता है? वो बेस में होता है। बेस में होल्स मौजूद होते हैं लेकिन उनकी भी जो तादाद है वो बहुत ही कम होती है। अब हम जरा कनेक्शन शो कर देते हैं इसके। यहाँ पे ये है RB और ये है RC। अब यहाँ पे बायसिंग के लिए बैटरी एन टाइप साइड के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और पी टाइप साइड के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल।
और यहाँ पे एन टाइप साइड के साथ बैटरी का पॉजिटिव और पी टाइप साइड के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड होगा। यहाँ पे ये बात भी नोटिस करने वाली है कि इमिटर बेस और कलेक्टर बेस जंक्शन के ऊपर डिप्लीशन रीजन भी बनेगा, और जो डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट किया जाए तो वो इस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। सो यहाँ पे मैं इस तरीके से डिप्लीशन रीजन के अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब जैसे ही यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट होता है तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। होगा क्या कि यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पुश किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करवाने की कोशिश करेगी, लेकिन चूंकि आपने जो बैटरी बी कनेक्ट करनी है इसका पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा रखना है, इसलिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करेंगे और यहाँ पे इन होल्स को फिल कर देंगे मोमेंटरीली। अब यहाँ पे इन होल्स की तादाद बहुत कम है और ये जो बेस का साइज है ये भी बहुत कम है, इसलिए चंद एक इलेक्ट्रॉन्स इस काबिल होंगे कि वो यहाँ पे इस जगह के ऊपर बेस करंट के तौर पे अपेयर हों। और अगर यहाँ पे ये सर्किट ऑफ रहे VCC वाला तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इमिटर से बेस में आ रहे हैं वो सारे बेस टर्मिनल से एक्सट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप VCC वाला कनेक्शन भी ऑन करेंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल देंगे तो यहाँ पे ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्रॉस करके इस रीजन में आ जाएंगे। और वैसे भी यहाँ पे जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करती है, वो इस फ्लो को सपोर्ट करती है, अपोज नहीं करती। इमिटर से बेस तक जाते हुए इलेक्ट्रॉनिक मोशन को डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रही है। बेस से कलेक्टर की तरफ आते हुए कोई ऑपोजिशन नहीं है, बल्कि डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड खुद इस फ्लो को सपोर्ट कर रही है। सो इस वजह से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक करंट इमर्ज आउट होगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है कलेक्टर करंट, और ये इलेक्ट्रॉनिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन बताई गई है। सो इस तरीके से यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बैटरी का जो VCC का पॉजिटिव टर्मिनल है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और इस तरीके से एक करंट फ्लो जो है वो मेंटेन हो जाएगा। अब अगर इसी डायग्राम को हम सिंबॉलिकली ड्रा करना चाहें तो किस तरह से ड्रा कर सकते हैं कि ये है एक NPN ट्रांजिस्टर, तो अब यहाँ पे भी अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की फ्लो की डायरेक्शन रिप्रेजेंट की जाए तो इस डायरेक्शन में इमिटर करंट है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में बेस करंट है और इस डायरेक्शन में कलेक्टर करंट मौजूद है। यहाँ पे इमिटर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ये वाला, और जो बेस करंट है उसकी डायरेक्शन ये वाली है, और जो कलेक्टर करंट है उसकी डायरेक्शन यहाँ पे इमिटर से आती हुई इस तरह से है इस तरफ, तो ये है कलेक्टर करंट। सो इस तरह के किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में मैंने इमिटर करंट का ताल्लुक बेस करंट और कलेक्टर करंट से आपको बता दिया है कि यहाँ पे ये रिलेशन होता है इमिटर करंट का बेस और कलेक्टर करंट के साथ के IB प्लस IC IE के इक्वल होता है। और यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन को क्रॉस करके यहाँ पे आते हैं, ज़्यादातर क्रॉस कर जाते हैं कलेक्टर की तरफ और बहुत थोड़े से एक्सट्रैक्ट हो पाते हैं बेस की तरफ। और वजह क्या बताई कि बेस बहुत थिन है और उसमें डोपिंग लेवल बहुत ही कम होता है। सो इस वजह से इमिटर से आने वाले चार्ज कैरियर्स बड़ी तादाद में कलेक्टर की तरफ जाते हैं और बहुत थोड़ी सी तादाद में बेस की तरफ आते हैं। इसका मतलब है कि जो कलेक्टर करंट है वो बहुत ज़्यादा होता है बेस करंट की निस्बत। अब ये जो कलेक्टर करंट और बेस करंट है किसी भी ट्रांजिस्टर में IC और IB की रेशियो को एक टर्म असाइन की जाती है बीटा, और ये टर्म क्या कहलाती है, ये कहलाती है करंट गेन। और जो नॉर्मली डिजाइन ट्रांजिस्टर्स हैं उनके अंदर बीटा का ऑर्डर 100 में होता है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू 50 भी हो सकती है, 100 भी और 200 भी हो सकती है, डिपेंड करता है डोपिंग लेवल के ऊपर कि किस कदर ज़्यादा डोपिंग की गई है। इसके अलावा यहाँ पे एक और करंट गेन फैक्टर भी होता है, वो करंट गेन फैक्टर क्या कहलाता है, वो कहलाता है अल्फा। और ये क्या होता है, ये IC और IE की रेशियो के इक्वल होता है। और हमें ये बात पता है कि IE की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होती है IC से। सो इस वजह से ये जो अल्फा है ये हमेशा 1 से छोटा बनता है। लेट से आपको कहा जाए कि एक ट्रांजिस्टर है जिसमें इमिटर करंट 101 मिली एम्पेयर प्रोवाइड किया गया है और उसमें से जो बेस करंट बन रहा है वो 1 मिली एम्पेयर का है, और जो कलेक्टर करंट है
उसकी वैल्यू 100 मिली एम्पेयर है, तो आप देख सकते हैं कि इस केस में जब हम बीटा के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें IC 100 मिली एम्पेयर को बेस करंट IB 1 मिली एम्पेयर से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। और इसी तरीके से अगर करंट गेन अल्फा फाइंड आउट करना पड़ जाए तो करंट गेन अल्फा किस तरह से आएगा, वो आएगा 100 मिली एम्पेयर ओवर 100 1 मिली एम्पेयर। तो आंसर जो है वो तकरीबन 0.99 होगा, जो ऑब्वियसली 1 से छोटा नंबर है। सो ये किसी भी ट्रांजिस्टर की जो है वो फंडामेंटल इक्वेशंस हैं। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू साइज। तो हम ये बात जानते हैं कि सबसे लार्जर साइज कलेक्टर का, उससे स्मॉल इमिटर का और सबसे स्मॉल बेस का साइज होता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ डोपिंग। तो इमिटर की डोपिंग सबसे ज़्यादा, उससे कम कलेक्टर की, और सबसे कम डोपिंग बेस की जाती है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। इसे बायसिंग रिक्वायरमेंट भी कहते हैं, और इसमें इमिटर बेस जंक्शन का फॉरवर्ड बाइस्ड होना लाजमी है, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसका रिवर्स बाइस्ड होना लाजमी है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है, करंट गेन बीटा ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज 100 एंड इट्स बेस करंट इज 2 मिली एम्पेयर, व्हाट इज इट्स कलेक्टर करंट। तो चूंकि बीटा IC और IB की रेशियो होता है, अगर IB को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन कुछ इस किस्म की बनती है। दैट मीन्स IC क्या है, IC है बीटा टाइम्स IB। तो बीटा अगर 100 है और जो बेस करंट है वो 2 मिली एम्पेयर है, तो कलेक्टर करंट कितना हुआ, ये हुआ 200 मिली एम्पेयर, दैट इज ऑप्शन सी। इसके बाद है, करंट गेन बीटा फॉर अ ट्रांजिस्टर इज 100 एंड इट्स बेस करंट इज 2 मिली एम्पेयर, व्हाट इज इट्स इमिटर करंट। तो इमिटर करंट किसके इक्वल होता है, ये बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम होता है। बेस करंट अगर 2 मिली एम्पेयर है और कलेक्टर करंट 200 मिली एम्पेयर है, तो इसका आंसर कितना होगा, 202 मिली एम्पेयर, दैट इज ऑप्शन डी। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू है, करंट गेन बीटा ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज 100 एंड इट्स बेस करंट इज 2 मिली एम्पेयर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट गेन अल्फा फॉर द ट्रांजिस्टर। तो अल्फा क्या होता है, ये कलेक्टर करंट और इमिटर करंट की रेशियो होती है। सो कलेक्टर करंट अगर है 200 मिली एम्पेयर और इमिटर करंट है 202 मिली एम्पेयर, तो मिली एम्पेयर से कैंसिल आउट होगा और इसका आंसर 0.99 के इक्वल होगा। सो दिस इज ऑप्शन बी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग पढ़ी। इसके अलावा ये भी देखा कि ट्रांजिस्टर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में किस तरीके से करंट एम्पलीफिकेशन के लिए काम आता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए ट्रांजिस्टर कैसे यूज़ होता है इसकी डिस्कशन करेंगे। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।